अगर पेट में कीड़े लगने के कुछ लक्षण आ रहे हैं तो कच्चा लहसुन खा लो। ऐसे ही पंपकिन सीड्स को कहा जाता है कि इसको भी खाने से जो है वो कीड़े बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। कि एनस में खुजली हो रही है, खास करके रात में सोते वक्त, तो लोगों को लगता है कि पेट में कीड़े लग गए हैं। एक पिन वर्म करके एक वर्म होता है जिसकी वजह से पर्टिकुलरली नाइट में जब उसके वर्म्स एनल एरिया में माइग्रेट करते हैं और उसके जो एग्स देते हैं उसकी वजह से इरिटेशन होता है, उसकी वजह से एनल एरिया में एचिंग हो सकती है पर्टिकुलरली नाइट में। जान के आपको ये हैरानी होगी कि जो एस्कैरिस जो है वो एक दिन में मोर देन 2 lakhs ऑफ एग्स देता है। एक दिन में 2 लाख अंडे? 2 लाख से भी ज़्यादा अंडे देता है एक वर्म। तो मतलब आप सोचिए कि कितने ज़्यादा एग्स स्टूल में आते हैं। आपके इंटेस्टाइन्स में गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं, तो इससे क्या स्टूल भी रुक जाता है? तो उसकी वजह से प्रोटीन की कमी हो सकती है, शरीर में एनर्जी की कमी हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है। इवन आप खाना ज़्यादा भी खा रहे हैं तो भी वेट लॉस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। और उसके अलावा अगर राउंड वर्म्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाए तो समटाइम्स दे कैन इवन ब्लॉक द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन या वॉमिटिंग हो सकती है और हो सकता है मोशन कम्प्लीटली रुक जाए। कि हाँ राउंड वर्म ही है, तो फिर इसका इलाज कैसा होता है? राउंड वर्म्स का इलाज है सिंपल, एक गोली आती है। एक वर्म जो है वो 0.2 ml से लेके 0.5 ml तक ब्लड को सक करता है। तो अगर वर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर 100 या 200 वर्म्स हैं तो 20 to 40 ml ब्लड लॉस पर डे तक इस हुक वर्म से हो सकता है। बड़े साइज में रहते हैं तो क्या बाकी बॉडी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं? जैसे ये लिवर में जा सकते हैं और इवन ये ब्रेन में भी एंट्री कर सकते हैं। और दूसरे अलावा कुछ वर्म्स जो हैं आइज़ में भी जा सकते हैं, कुछ लंग्स में भी जा सकते हैं। तो ये जो टेप वर्म है इसकी खास बात यही है कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में जाके अलग अलग तरीके से डैमेज कर सकते हैं। WHO की माने तो हर साल इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं पेट में कीड़े लगने के। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बच्चों में होने वाली प्रॉब्लम है, पर ऐसा नहीं है। अडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम कई बार बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जा रही है, जिसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स और रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। बट मे बी अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो रही है, आप बहुत ज़्यादा थका थका फील कर रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और वॉमिटिंग हो रही है, इस तरह के आपको कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि कहीं आपके पेट में कीड़े तो नहीं लगे हैं। इवन आपको अगर स्टमक रिलेटेड कोई इश्यूज होने लगे हैं कि बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो एक बार इस प्रॉब्लम को कंसिडर कर लेना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने भी इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है कि पेट में कीड़े क्यों लग जाते हैं, क्या ये सिर्फ बच्चों तक लिमिटेड है या अडल्ट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। अगर पेट में कीड़े लग गए हैं तो टाइप्स ऑफ कीड़े कितने तरह के होते हैं। इसके अलावा डीवॉर्मिंग यानी कि ये चीज़ जड़ से खत्म ही हो जाए, इसके लिए कोई क्योर है कि नहीं है, जिसके लिए आज के सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक दीपक, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेगा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए। आपकी लास्ट वीडियोस को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था, तो इसलिए हमने एक नए टॉपिक के लिए आपको बुलाया है, दैट इज़ जो कि है स्टमक वर्म्स। आई गेस इसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं होता और सिम्टम्स बहुत इग्नोर कर देते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जो पेट में कीड़े लगने की टेंडेंसी है वो बनने क्यों लगती है, और क्या ये सिर्फ बच्चों में होती है या अडल्ट्स को भी अफेक्ट कर सकती है? देखिए, पेट में कीड़े बहुत कॉमन है और इवन एक इंडियन डेटा के हिसाब से अराउंड 25 to 40% इंडियन पॉपुलेशन में इवन वर्म्स हो सकते हैं। वर्ल्ड की एक्सपेक्टेड 1 बिलियन पॉपुलेशन में वर्म्स इन्फेस्टेशंस अफेक्टेड हैं। तो दैट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें हो सकती है, जैसे आपका खाना, आपका पानी, आपकी हाइजीन हैबिट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वर्म्स दे सकती हैं। अगर आपने जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उनको प्रॉपरली वॉश नहीं किया, जो आप नॉन वेजिटेरियन लोग हैं अगर वो मीट को या फिश को प्रॉपरली कुक नहीं कर रहे हैं, उससे वर्म्स के लार्वा पेट में जा सकते हैं। वर्म्स के एग्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं और वो मिट्टी में सालों तक पड़े रहते हैं और कभी भी आपने प्रॉपरली अगर हैंड वॉश नहीं किया तो उससे वो पेट में जा सकते हैं।
और इस तरह से मल्टीपल तरीकों से पेट में वर्म्स आपके जा सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ बच्चों को होता है या अडल्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है? देखिए, बच्चों में वर्म इन्फेस्टेशन काफ़ी कॉमन है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी में खेलते हैं, अपनी हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, बाहर से आए खेले, पैर नहीं धोए, हाथ नहीं धोए और फ़ौरन खाना खा लिया। तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन बच्चों में होता है क्योंकि उनकी हाइजीन हैबिट्स बहुत अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन एडल्ट्स में भी काफ़ी कॉमन है, बिकॉज द रीज़न आई टोल्ड कि जैसे आप फ्रेश फ्रूट्स ले रहे हैं या सैलेड ले रहे हैं और उसको प्रॉपरली वॉश नहीं किया तो उससे वर्म इन्फेस्टेशन उनको भी हो सकते हैं। इवन अंडर कुक्ड मीट से या फिश से भी वर्म इन्फेस्टेशन काफ़ी कॉमन है एडल्ट्स में भी। ओके। तो ऐसे में जैसे कुछ लोगों को सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले लोगों को जो कॉमनेस्ट सिम्टम कि एनस में खुजली हो रही है, खास करके रात में सोते वक्त, तो लोगों को लगता है कि पेट में कीड़े लग गए हैं। तो क्या यही एक जो लक्षण है वो बताता है कि आपके पेट में कीड़े लगे हैं या और भी लक्षण प्रेजेंट करते हैं? देखिए, जो एक पिन वर्म करके एक वर्म होता है जिसकी वजह से पर्टिकुलरली नाइट में जब उसके वर्म्स एनल एरिया में माइग्रेट करते हैं और उसके जो एग्स देते हैं उसकी वजह से इरिटेशन होता है, उसकी वजह से एनल एरिया में इचिंग हो सकती है पर्टिकुलरली नाइट में, और दिस इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। बट अदर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी पेशेंट को गैस ब्लोटिंग के सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे आपने बताया था कि पेशेंट को एनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से थकान रहना और लॉस ऑफ एनर्जी की कमी हो सकती है। उसके अलावा खून की कमी की वजह से वेट लॉस हो सकता है उसका, और उसके अलावा थकान रहना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। जी। और टाइप्स ऑफ वर्म्स भी होते हैं? जी, मल्टीपल टाइप से वर्म्स हैं। जैसे सबसे कॉमन जो वर्म्स हैं जो आपने बात करी अभी, पिन वर्म्स, ये वर्ड में सबसे कॉमन है। मोस्ट कॉमन जो वर्ड में हम बात करें तो पिन वर्म सबसे कॉमन है, बट इंडिया में एस्कैरिस या राउंड वर्म्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। हाँ, और उसके अलावा दूसरे वर्म्स, हुक वर्म इज़ वेरी कॉमन। हुक वर्म जो हैं वो इंटेस्टाइन से अटैच हो जाते हैं और इंटेस्टाइन से धीरे धीरे ब्लड सक करते रहते हैं और उस ब्लड की कमी, उसकी वजह से धीरे धीरे खून की कमी हो जाती है। उसके अलावा एक टेप वर्म्स होते हैं जो रिबन की तरह फ्लैट होते हैं, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, इवन ये 12 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इसके भी वजह से पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। ओके। तो ये जो हमने उन्होंने 4 वर्म्स डिस्कस किए, ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट है। इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि राउंड वर्म जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। तो ये जो राउंड वर्म नाम का कीड़ा है, ये एग्जैक्टली पेट में लग कैसे जाता है और इसके लक्षण किस तरीके से दिखाई देते हैं? जी, राउंड वर्म्स या एस्कैरिस सबसे कॉमन टाइप ऑफ वर्म्स है, पर्टिकुलरली इंडिया जैसे कंट्रीज़ में, और ये यूजुअली इनका जो लेंथ है वो फ्यू सेंटीमीटर से लेके इवन 1 और 2 फीट तक लंबा हो सकता है। इसका सबसे कॉमन जो तरीका होता है, ये यूजुअली कंटामिनेटेड फूड के खाने से होते हैं। उनके जो एग्स हैं वो स्टमक में जाते हैं, वहाँ से उनका लार्वा माइग्रेट करता है ब्लड में, और ब्लड से ये हार्ट में जाता है, और हार्ट से होते हुए वापस ये लंग्स में जाता है, लंग्स में फिर से ये ट्रेकिया से होते हुए वापस स्टमक में वापस आता है। तो इस तरह से इसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, और फिर जब एक बार ये इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, फिर से इसका जो लार्वा है वो फिर से एडल्ट वर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये साइकिल की तरह ये साइकिल पूरी कंप्लीट चलती रहती है, और फिर जब एडल्ट वर्म इंटेस्टाइन में आ जाता है तो एडल्ट वर्म जो है फिर वो एग्स देता है, जो एग्स स्टूल में पास होते हैं, और फिर वहाँ से वो स्टूल से वो फिर से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। हाँ, और जान के आपको ये हैरानी होगी कि जो एस्कैरिस जो है वो एक दिन में मोर देन 2 lakhs ऑफ एग्स देता है। एक दिन में 2 लाख अंडे? 2 लाख से भी ज़्यादा अंडे देता है एक वर्म। तो मतलब आप सोचिए कि कितने ज़्यादा एग्स स्टूल में आते हैं। तो इसीलिए जो हाइजीन प्रैक्टिसेस है कि आपको आफ्टर मोशन के बाद हाथ ज़रूर हैंड वॉश अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि कई बार उसमें जो माइक्रोस्कोपिक वर्म्स के जो एग्स होते हैं वो हो सकते हैं जो आपको री इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं राउंड वर्म्स के? राउंड वर्म्स जैसे मैंने बताया कि ये आपके न्यूट्रिशन के ऊपर थ्राइव करते हैं, जो आपके इंटेस्टाइन में जितना भी खाना है वो उसे खाते हैं, तो उसकी वजह से प्रोटीन की कमी हो सकती है शरीर में, एनर्जी की कमी हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, इवन आप खाना ज़्यादा भी खा रहे हैं तो भी वेट लॉस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। और उसके अलावा अगर राउंड वर्म्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाए
तो समटाइम्स दे कैन इवन ब्लॉक द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन या वॉमिटिंग हो सकती है, और हो सकता है मोशन कंप्लीटली रुक जाए। और कभी कभी हमने कुछ केसेस ऐसे देखे भी हैं कि कई बार पेशेंट एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन करके इमरजेंसी में आते हैं, मतलब कि पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, और जब देखते हैं सीटी में, एक्सरे में, तो देखते हैं कि वर्म्स का एक गुच्छा जो है उसने इंटेस्टाइन को पूरा ब्लॉक कर दिया। तो ये पर्टिकुलरली राउंड वर्म्स या एस्कैरिस के साथ, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है और अगर हैवी इन्फेस्टेशन है तो आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है। यूजुअली एक दो वर्म से इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर हैवी इन्फेस्टेशन है, लंबे टाइम से है और ट्रीटमेंट नहीं मिला है, तो दैट कैन इवन ब्लॉक द इंटेस्टाइन। इसमें नंबर ऑफ वर्म्स का क्या रोल होता है कि कितने मिनिमम से मैक्सिमम हो सकते हैं? मिनिमम से मैक्सिमम यूजुअली मिनिमम 1-2 भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 200-300 भी हो सकते हैं एक इंसान में। जी, एक इंसान में। और अगर 1-2 लाख अंडे दे रहा है तो 200-300 तो पता नहीं कितने करोड़ अंडे दे रहे होंगे। डेफिनेटली बहुत सारे एग्स हो सकते हैं उससे, और इसीलिए वर्म्स जो है प्रॉपरली कई बार उसको इरेडिकेट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। तो ये जो आपने कहा कि ये आपके इंटेस्टाइन्स में गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं, तो इससे क्या स्टूल भी रुक जाता है? जी, बिल्कुल। पेशेंट अगर वर्म्स का साइज, जैसे हम राउंड वर्म की बात करें, एस्कैरिस की बात करें, तो वो कई बार अगर उनका नंबर ज़्यादा है तो दैट कैन ब्लॉक द इंटेस्टाइन, तो दैट कैन लीड टू समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन, और एक इवन इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, पेशेंट का एकदम से मोशन रुक सकता है। इसमें डॉक्टर साइज ऑफ राउंड वर्म कितना रोल प्ले करता है? मतलब मिनिमम से मैक्सिमम कोई साइज है कि अगर एक होगा तो बहुत बड़ा होगा, या बहुत सारे होंगे तो छोटे छोटे होंगे? नहीं, राउंड वर्म यूजुअली साइज जो होता है वो फ्यू सेंटीमीटर से लेके अराउंड 1 to 2 फीट तक लंबा हो सकता है। अच्छा। हाँ, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होता। हाँ, लेकिन टेप वर्म जो होते हैं उनका साइज काफ़ी लंबा होता है। ठीक है। तो राउंड वर्म अगर हैं, इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कोई टेस्ट है जिससे पता चलता है कि पेट में कीड़े तो नहीं लगे? जी, जो सबसे कॉमन टेस्ट एडवाइस किया जाता है वो है स्टूल टेस्ट। पर्टिकुलरली जब भी आप स्टूल टेस्ट भेजें तो उसमें स्टूल फॉर ओवा एंड पैरासाइट जरूर भेजना चाहिए। मतलब स्टूल में एक टाइप ऑफ, जैसे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, तो जब तक आप उसमें स्टूल पर्टिकुलरली वर्म्स के लिए आप नहीं लिख के देंगे तब तक वो स्टूल टेस्ट से पता नहीं लगेगा। अच्छा। और समझने वाली बात यह है कि वर्म्स जो होते हैं वो कई बार इंटेस्टाइन में, स्टूल में नहीं पास होते, तो ज़्यादातर टाइम केवल ओवा ही पास होते हैं। तो पर्टिकुलरली जैसे अगर राउंड वर्म की बात करें उसमें ओवा ही पास होते हैं, तो वही इंटेस्टाइन में जब स्टूल का एग्जामिनेशन करते हैं तो उसी में वही दिखाई देते हैं। अच्छा। उसके अलावा ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि उसमें आपको अगर हीमोग्लोबिन ड्रॉप मिल सकता है, एनीमिया मिल सकता है, उसके अलावा इओसिनोफिल्स का काउंट बढ़ा हुआ मिल सकता है, और इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि एंटीबॉडीज टेस्ट भी पॉजिटिव आ सकते हैं, जैसे कि जो टेप वर्म्स होते हैं या एक हाइड्रेटेड डिसीज होती है उसमें एंटीबॉडी टेस्ट भी पॉजिटिव आ सकता है। ओके। तो अगर टेस्ट से कंफर्म हो गया तो ये जो स्टूल टेस्ट है इसको देने का कोई तरीका होता है कि कभी भी दे सकता है? जी, स्टूल देखिए कई बार इंटरमिटेंट शेडिंग होती है एग्स की, ऐसा नहीं है कि रेगुलरली स्टूल में एग्स पास हो रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि अगर वी हैव सस्पिशन कि आपको वर्म्स हो सकते हैं तो उनको रिपीटेड सैंपल्स भेजना चाहिए। तो रिपीटेड सैंपल्स में यील्ड बढ़ जाती है, पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। जी। अगर टेस्ट से कंफर्म हो गया कि हाँ राउंड वर्म ही है तो फिर इसका इलाज कैसे होता है? राउंड वर्म्स का इलाज है सिंपल, एक गोली आती है एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल, उसकी सिंगल डोज यूजुअली राउंड वर्म्स के लिए सफिशिएंट होती है। हाँ, तो वर्म्स इन्फेस्टेशन में WHO की गाइडलाइंस हैं कि आप अगर हैवी इन्फेस्टेशन है तो आप एक रिपीट डोज आफ्टर फ्यू वीक्स दे सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ वर्म्स जो है हैच नहीं हो पाते और उनके आफ्टर फ्यू वीक्स वो नए वर्म्स आ जाते हैं, तो वो वर्म्स रह जाते हैं, क्योंकि जो आपकी डीवर्मिंग की मेडिसिन है वो यूजुअली केवल जो एडल्ट वर्म्स है उन्हीं के ऊपर काम करती है। अच्छा, तो वो हाँ, तो लार्वा पे या जो एग्स है उनके ऊपर काम नहीं करती। और सपोज आपने एक डोज दी, उसके बाद नए वर्म्स बन गए, तो इसलिए एक रिपीट डोज भी हम लोग दे सकते हैं आफ्टर फ्यू वीक्स। तो ये जो डोजिंग है जिस दवाई की, उसको लेने का कोई तरीका होता है या किसी भी टाइम ले सकते हैं? देखिए, एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल ये दोनों ही फैट सॉल्युबल ड्रग्स हैं और इनका एब्जॉर्प्शन जो है फैट के प्रेजेंस में अच्छा होता है, तो इसलिए रिकमेंडेड यही होता है कि इनको रात के खाने के बाद चबाकर लेना चाहिए। चबाकर? जी, रात के खाने के बाद चबाकर लेना चाहिए, और उसके अलावा खाने के बाद लेना चाहिए।
ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं। तो ये राउंड वर्म हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आते हैं नेक्स्ट, आपने कहा जो पिन वर्म, जिसका भी बहुत ज़्यादा इंसिडेंस पाया जाता है कॉमन, तो ये पेट में क्यों लग जाते हैं कीड़े? पिन वर्म्स यूजुअली अगेन कंटेमिनेटेड फूड से, कंटेमिनेटेड वाटर से आते हैं। इनका भी फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है कि मतलब गंदे खाने से या गंदे पानी से फैलते हैं। तो ये धीरे धीरे आपके जो यूजुअली लार इंटेस्टाइन में जाके रहते हैं। लार इंटेस्टाइन में जब इनकी जो फीमेल्स जब वो एट द टाइम ऑफ नाइट वो जाके जब एग्स देती हैं तो फिर उससे इचिंग होती है। जब इचिंग होती है और पेशेंट जब इच करता है तो उसके वो फिंगर नेल्स में चले जाते हैं और नेल्स से फिर वो पूरे फिर से री इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा इचिंग की वजह से वो कई बार बेडिंग्स में चले जा सकते हैं, अब उनके क्लोथ्स पे भी जा सकते हैं। तो इसलिए इसमें हाइजीन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि नेल कटिंग पे पूरा फोकस करना चाहिए, हैंड हाइजीन पूरी फोकस करनी चाहिए, और जो आपके बेडिंग्स हैं और जो बाकी कपड़े हैं उनको भी अच्छे से वार्म पानी में धोना चाहिए जी। उसके अलावा यूजुअली ऐसा देखा गया कि जो पिन वर्म्स हैं वो फैमिली में काफ़ी कॉमन होते हैं। यस, मतलब अगर एक फैमिली मेम्बर को है तो दूसरे फैमिली मेम्बर को भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी हम ट्रीट करते हैं पिन वर्म्स तो पूरी फैमिली को एक साथ ट्रीट किया जाता है कि ऐसा नहीं है कि आपने केवल बच्चों को दे दिया या किसी एक पर्सन को जिसको सिम्टम है उसको देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाकी सोर्सेज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसमें री इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। इसलिए पूरी फैमिली को एक साथ ट्रीट करना चाहिए और साथ में हाइजीन प्रैक्टिस पे भी ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ट्रीटमेंट दिया और हाइजीन प्रैक्टिस पे जोर नहीं दिया तो री इन्फेक्शन बार बार होता रहेगा। तो ये जो पिनवर्म है इसके सिम्टम्स क्या सिर्फ एनस में खुजली होती है या और तरीकों से भी प्रेजेंट करते हैं? पिनवर्म्स यूजुअली हार्मलेस होते हैं और उनका केवल एक ही प्रेजेंटेशन होता है कि वो यूजुअली इचिंग ही कॉज करते हैं। और इवन एक इंटरेस्टिंग केस है कि एक फीमेल थी, उसमें पिनवर्म का इन्फेस्टेशन पाया गया और जब उसको ट्रीट किया गया तो उसमें एक डिसीज थी अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो फ्लेयर हो गई। मतलब ऐसा होता है कि ये जो वर्म्स होते हैं ये आपकी इम्यूनिटी पे भी प्रभावित करते हैं। तो इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करते हैं। तो कुछ जो ऑटोइम्यून डिसीजेज होती हैं जो कि इम्यूनिटी की वजह से होती हैं, तो उसमें एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी इनको देखा जा रहा है। मतलब देयर आर ट्रायल्स और देयर आर स्टडीज जिसमें देखा गया है कि जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो बहुत सारी डिसीजेस को इवन प्रिवेंट भी करते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं जो केस बता रहा हूँ उसमें एक फीमेल थी, उसको जब पिनवर्म का ट्रीटमेंट दिया गया तो उसके बाद उसकी जो डिसीज थी वो फ्लेयर अप हो गई, क्योंकि उसको ऑटोइम्यून डिसीज थी और जो वर्म्स थे उसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी सप्रेस थी और इसकी वजह से जब ट्रीटमेंट दिया गया तो इम्यूनिटी फ्लेयर हुई और उससे उसकी जो ऑटोइम्यून डिसीज थी वो बढ़ गई। तो मतलब वर्म्स के ऊपर काफ़ी स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि ये हमारे जो इम्यूनिटी है इसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो अगर जैसे किसी को जिस तरह की प्रॉब्लम हो रही है या कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, लो इम्यूनिटी रहती है, थकावट रहती है, तो हम पिनवर्म की तरफ सोच सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है इसकी वजह से? पिनवर्म्स जैसे मैंने बताया यूजुअली हार्मलेस होते हैं। उसमें अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है तो इवन ट्रीटमेंट इंडिकेटेड भी नहीं होता। अच्छा, करने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, अगर केवल पेशेंट को सिम्टोमेटिक है तभी यूजुअली पिनवर्म का ट्रीटमेंट देना चाहिए। अदरवाइज पिनवर्म्स यूजुअली हार्मलेस होते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्योंकि वो लार इंटेस्टाइन में रहते हैं। लार इंटेस्टाइन तक आते आते सारा आपका न्यूट्रिशन है वो अब्जॉर्ब हो चुका होता है, तो उसका कोई बॉडी पे ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। तो इसलिए जब सिम्टोमेटिक होता है तभी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि पिनवर्म में ट्रीटमेंट इंडिकेटेड अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है। इसमें डॉक्टर क्या जो ट्रीटमेंट है वो सेम ही रहेगा या इसके लिए जो पिनवर्म है इसका इलाज? पिनवर्म में भी ट्रीटमेंट सेम है। एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल की सिंगल डोज सफिशिएंट होती है, लेकिन चूंकि इसमें री इन्फेक्शन कॉमन होता है इसीलिए अगेन इसमें 2 वीक्स के बाद एक रिपीट डोज रिकमेंडेड है। और क्या जो दवाई खाने से कीड़े हैं वो स्टूल में निकल जाते हैं? जी, तो बेसिकली जो डीवर्मिंग की मेडिसिन हैं, एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल या और भी जो दूसरी दवाइयाँ हैं, वो क्या काम करती हैं, जितने भी वर्म्स होते हैं उनका एक तरीका होता है कि वो माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती हैं और वो ग्लूकोज उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वर्म्स का। तो जितनी भी ये एंटी हेलमिंथ मेडिसिन होती है, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल या दूसरी दवाइयाँ, ये ज़्यादातर या तो इस माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है जिससे कि वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब ना करने की वजह से उनका
जो स्टारवेशन हो जाता है, अल्टीमेटली पैरालिसिस हो जाती है और वर्म्स जो है निकल जाते हैं। इसके अलावा कई बार वो उनको पैरालाइज डायरेक्टली भी कर सकते हैं, दूसरी दवाइयाँ हैं। और ये जब पैरालिसिस होती है तो इंटेस्टाइनल की जो नॉर्मल पेरिस्टालसिस है, नॉर्मल जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। ओके। और इसमें भी जो गोली है चबा करके खाना होता है? जी, मेथड सेम ही है दोनों में कि यूजली आफ्टर मील्स रात में चबा के एक सिंगल टैबलेट सफिशिएंट होती है। अगर हैवी इन्फेस्टेशन है तो हम एक रिपीट डोज जो है आफ्टर फ्यू वीक्स रिपीट कर सकते हैं। कुछ ऐसे वर्म्स होते हैं जिसमें कि कई बार लंबे समय तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि हाइड्रेटेड डिसीज़ है, उसमें यूजली ट्रीटमेंट 1 महीने तक देना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर वर्म्स जो होते हैं वो सिंगल डोज एल्बेंडाजोल से ठीक हो जाते हैं। हम लोगों ने जैसे पिनवर्म डिस्कस किया, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हुकवर्म। तो इसके बारे में प्लीज बताइए कि ये जो कीड़े हैं ये पेट में क्यों लग जाते हैं और इसका कारण क्या होता है और ये मैनिफेस्ट कैसे करते हैं? देखिए, हुकवर्म्स जो हैं ये बेसिकली हुकवर्म्स जो हैं ये काफ़ी कॉमन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इनको समझना। हुकवर्म्स ज़्यादातर जो हैं कंटेमिनेटेड सॉइल, यानी जो गंदी मिट्टी होती है वहाँ से फैलते हैं ज़्यादातर। जैसे आप जो लोग नंगे पैर किसी फील्ड में घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, या बच्चे हैं छोटे छोटे जो मिट्टी में खेल रहे हैं और उनके जो पैर हैं, उनके जो टोस के बीच में जो स्किन है, वहाँ से उनके जो लार्वा होते हैं वो पेनिट्रेट करके स्किन से अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से वो ब्लड में जाते हैं। ब्लड से होते हुए वो लोग सीधे हार्ट में जाते हैं, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से वापस इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। और इसमें हुकवर्म बेसिकली 2 कॉमन स्पेशीज़ हैं, निकेटर अमेरिकानस और एंकाइलोस्टोमा डियोडनेल। ये दोनों वर्म्स जो होते हैं, दोनों में से अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टाइप के वर्म्स होते हैं। ये वर्म्स के अंदर हुक्स होते हैं, ये इनके जो माउथ होते हैं उसमें हुक्स होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पे उसमें अंदर जाके ये हुक कर लेते हैं और ये अंदर से कुछ ऐसे एंटीकोगुलेंट सिक्रीट करते रहते हैं। एंटीकोगुलेंट ऐसे सब्सटेंस हैं जो ब्लड को जमने नहीं देते। तो जब वो वहाँ पे हुक करते हैं और वो एंटीकोगुलेंट सिक्रीट करते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तो धीरे धीरे थोड़ा ब्लड लॉस होने लगता है और वो ब्लड को कंटिन्यूसली सक करते रहते हैं और एंटीकोगुलेंट जो होता है वो ब्लड को जमने से रोकता है। तो वो धीरे धीरे ब्लड को सक करते रहते हैं। यूजुअली ऐसा देखा जाता है, यूजुअली हल्के फुल्के वर्म्स इन्फेस्टेशंस में ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर हैवी वर्म्स हैं तो ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है। यूजुअली ऐसा कहते हैं कि एक वर्म जो है वो 0.2 ml से लेके 0.5 ml तक ब्लड को सक करता है। तो अगर वर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर 100 या 200 वर्म्स हैं तो 20 to 40 ml ब्लड लॉस पर डे तक इस हुक वर्म से हो सकता है। सीवियर एनीमिया हो जाता होगा इससे? यस, अगर हैवी इन्फेस्टेशन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, लंबे समय तक इन्फेस्टेशन बना हुआ है, तो दैट कैन लीड टू सीवियर ब्लड लॉस। इसमें जैसे आपने कहा कि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो सॉइल के जरिए आ सकता है। कई लोग सुबह नंगे पांव घास पर चलते हैं, तो क्या उससे भी ये एंटर कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, यही समझने वाली बात है कि ये जो प्रैक्टिस है कि नंगे पैर घास पे घूमना, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसमें पर्टिकुलरली ये हुक वर्म्स हैं, ये जो है इसके जो लार्वा हैं जो आपके वहाँ पड़े हुए हैं, वो जो टोज के बीच की जो स्किन है वहाँ से ये असेंड कर जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप बेयर फुट नंगे पैर जो है पार्क में या ऐसे फील्ड में जाएं, अदरवाइज वहाँ से ये इन्फेक्शन होने का ज़्यादा रिस्क होता है। पर्टिकुलरली जो फार्मर्स हैं, इसीलिए उनमें हुकवर्म का इन्फेस्टेशन काफ़ी कॉमन है। बिल्कुल। तो इसके लक्षण किस तरीके से आते हैं? क्या खून की कमी हो रही है तब हम समझ सकते हैं? क्योंकि कई बार ट्रीट कर लो उसके बावजूद भी खून की कमी बनी रहती है, तो इसके लक्षण कैसे होंगे हुकवर्म के? हुकवर्म्स प्राइमरीली जैसे मैंने बताया कि ये ब्लड के ऊपर सर्वाइव करता है और ये ब्लड को सक करता रहता है और इसकी वजह से थोड़ा स्लो ऊजिंग भी होती रहती है, इंटेस्टाइन में ब्लड लॉस भी होता रहता है। तो प्राइमरीली जो इसमें सिम्टम्स होते हैं वो ब्लड की कमी से होते हैं। तो ब्लड की कमी की वजह से पेशेंट को थकान रह सकती है, लॉस ऑफ एनर्जी रह सकती है। छोटे बच्चे जो हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि बच्चों में हुकवर्म्स ज़्यादा कॉमन होते हैं। हाँ। तो बच्चों में ऐसा हो सकता है कि उनका हाइट ना बढ़े, अगर लंबे समय तक इन्फेक्शन है उनका वेट ना बढ़े, क्योंकि बच्चों में ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो बच्चों पे उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है कि क्योंकि ब्लड कम है तो फिर ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है वो भी कम हो जाएगी, तो उनका जो बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ है वो रुक जाता है या स्लो हो जाता है। और उसके अलावा चूँकि ब्रेन पे इफेक्ट आता है तो फिर ब्रेन के इफेक्ट की वजह से बच्चों में इरिटेबिलिटी रह सकती है, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, स्कूल की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। बच्चे में कई बार देखा गया है कि उनका इवन ब्रेन का डेवलपमेंट भी
हैम्पर हो सकता है जी। तो इसलिए हुकवर्म्स जो है उसका बड़ा सीवियर इम्पैक्ट हो सकता है पर्टिकुलरली बच्चों में। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेगनेंसी में, तो आपको जान के हैरानी होगी, प्रेगनेंसी में भी हुकवर्म का इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन है। और इवन प्रेगनेंसी में सीवियर एनीमिया हो सकता है, उसकी वजह से बच्चों लो बर्थ वेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, अगर उनमें एनीमिया है तो उनको सिंगल डोज ऑफ एल्बेंडाजोल आफ्टर फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी दे देना चाहिए। उससे रिस्क जो है एनीमिया का काफ़ी कम हो जाता है। और अगर इवन वर्म इन्फेस्टेशन 40% आप हाई एंडेमिक जोन में हैं, तो इवन आप सेकेंड डोज भी आफ्टर फ्यू वीक्स दे सकते हैं जी। तो प्रेगनेंसी में अगर किसी को एनीमिया हो रहा है, क्योंकि अक्सर महिलाओं में देखा गया है कि खून की कमी होती ही है, तो हम एक बार देख सकते हैं कि कहीं ये हुक्म की वजह से तो नहीं हो रहा है। और डॉक्टर आपने जैसे कहा ना कि सॉइल के थ्रू फैल सकता है ये, तो बट प्रेगनेंसी में कैसे फैलेगा? प्रेगनेंसी में भी सेम मेथड होता है फैलने का कि अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, नंगे पैर घूम रही हैं, तो उनको वहाँ से ये इन्फेक्शन जो है ब्लड में जा सकता है और वहाँ से फिर इंटेस्टाइन में जा सकता है। और उसकी वजह से लो बर्थ वेट और एनीमिया इसके चांसेस होते हैं। और कई बार अगर पेट में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने के बाद प्रेगनेंसी में एल्बेंडाजोल की सिंगल डोज दे सकते हैं, सेफ है। यूजुअली उसका कोई फीटस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जितनी भी स्टडीज़ हैं ह्यूमन स्टडीज़ में, इट हैज़ बीन फाउंड टू बी वेरी सेफ एंड इवन बेनिफिशियल। तो अगर एंडेमिक जोन है, अगर स्टूल में प्रेवलेंस जो है मोर देन 40% है, तो सेकंड डोज भी आफ्टर फ्यू वीक्स हम रिपीट कर सकते हैं जी। पहले लेना भी सही होता है कि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो पहले ये गोली खा लीजिए? नहीं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कंसेप्शन से पहले ही ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। कंसेप्शन के दौरान और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली रिकमेंडेड नहीं होता जी जी। तो हम लोगों ने ये जो 3 मेजर वर्म्स थे वो डिस्कस किए, हम लास्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं, टेप वर्म। ये जो है कीड़े कैसे लग जाते हैं और इनके सिम्टम्स किस तरीके से दिखाई देते हैं? टेप वर्म्स जैसे मैंने बताया कि ये रिबन शेप्ड होते हैं, फ्लैट होते हैं, फ्लैट वर्म्स भी इनको कहते हैं। ये ज़्यादातर टाइम एनिमल सोर्सेज से बॉडी में एंटर करते हैं। एनिमल सोर्सेज मतलब जैसे कि जो रॉ या अंडर कुक्ड मीट या फिश जो होता है, उसमें कई बार इनके जो लार्वा हैं वो रह जाते हैं। अगर आपने प्रॉपरली कुक नहीं किया है तो लार्वा जो है किल नहीं होते, और फिर वो बॉडी में जाके जब स्टमक में जाते हैं और आफ्टर डाइजेशन वो दे कम आउट और वो एडल्ट वर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो बॉडी को इन्फेस्ट कर सकते हैं। तो ये बॉडी में रहते हैं और इनका साइज बहुत लंबा होता है। इवन ऐसा देखा गया है कि 3 to 4 मीटर्स और समटाइम्स इवन 12 मीटर्स तक लंबे हो सकते हैं। जो दिखते हैं पेट में, विजिबल होते हैं बाहर से? नहीं, यूजुअली बाहर से नहीं दिखाई देते। स्टूल में यूजुअली इनके छोटे छोटे पार्ट्स निकलते हैं। पूरा होल वर्म यूजुअली जब तक आप उसको डीवर्म नहीं करते पेशेंट को, जब तक मेडिसिन नहीं देते तब तक वो यूजुअली पास नहीं होते। यूजुअली छोटे छोटे पार्ट्स पास होते हैं जिसको बोलते हैं प्रोग्लॉटिड्स। वो प्रोग्लॉटिड्स कई बार सेगमेंट्स बेसिकली वर्म्स के पास हो सकते हैं। तो ये जो टेपवर्म है अगर इतने बड़े साइज में रहते हैं तो क्या बाकी बॉडी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं? यस, समटाइम्स जैसे ये लिवर में जा सकते हैं और इवन ये ब्रेन में भी एंट्री कर सकते हैं। ब्रेन में एक बीमारी होती है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। जब उसके जो लार्वा होते हैं ब्रेन में जाते हैं तो वो ब्रेन के एक पार्ट को डैमेज कर सकते हैं और इवन पेशेंट का कई बार वीकनेस या सीजर्स करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, जो फिट्स वगैरह आते हैं जी, जो फिट्स होते हैं वो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस की वजह से आते हैं इवन। और दूसरे अलावा कुछ वर्म्स जो हैं आइज में भी जा सकते हैं, कुछ लंग्स में भी जा सकते हैं। तो ये जो टेप वर्म है इसकी खास बात यही है कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में जाके अलग अलग तरीके से डैमेज कर सकते हैं। ओके, तो इसके फिर लक्षण किस तरीके से दिखाई देते हैं टेप वर्म के? टेप वर्म यूजुअली प्रेजेंटेशन सेम होता है कि चूंकि न्यूट्रिशन पे थ्राइव करते हैं तो पेशेंट का वेट लॉस हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, गैस, ब्लोटिंग ऐसे करके प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर ये किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में गए हैं तो जिस ऑर्गन में गए हैं उस ऑर्गन के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर लिवर में गए हैं तो राइट साइड में पेन हो सकता है, अगर ब्रेन में गए हैं तो सीजर्स या वीकनेस करके पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, और लंग्स में गए हैं तो इवन निमोनिया करके समटाइम्स पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। और आँखों में? आँखों में भी जा सकते हैं। कई बार पेशेंट को इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है उसकी वजह से। तो ये वर्म्स पर्टिकुलरली टिश्यूज़ के लिए ज़्यादा
Harmful होता है, हाँ हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसको फिर अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? सेम डिवॉर्मिंग? जी, जो टेप वर्म है यूजुअली अगर वो सिर्फ इंटेस्टाइन तक हैं तो उसमें जैसे बाकी चीज़ों के लिए है, इसमें भी यूजुअली प्राइजिक्विंटल करके जो मेडिसिन है वो यूज़ की जाती है। सिंगल डोज या 2 और 3 डोजेस सफिशिएंट होती हैं। लेकिन अगर किसी ऑर्गन स्पेसिफिक में चले गए हैं तो हो सकता है हमको जो डिवर्मिंग है वो लंबे समय के लिए 1 महीने या 2 महीने के लिए करनी पड़े। और कितनी फ्रिक्वेंटली दवाइयाँ लेनी होती हैं? हर हफ्ते या? नहीं, उसमें अगर किसी टिश्यू में गए हैं जैसे लिवर में है या ब्रेन में है तो यूजुअली एवरी डे आपको एल्बेंडाजोल या प्राइजिक्विंटल लेनी पड़ सकती है। हर दिन लेना? हर दिन लेनी पड़ सकती है 1 या 2 महीने। मतलब ये सबसे खतरनाक वाले अभी तक सबसे खतरनाक वाले यही होता है, टेप वर्म्स जो जी है। जी टेप इसमें डॉक्टर ना जैसे हमारे ना कुछ घरेलू नुस्खे भी लोग अपनाते हैं, तो हम वो भी आपसे जानना चाहेंगे। हमारे पास एक लिस्ट है, आप प्लीज़ बताइएगा कि सच में ये घरेलू नुस्खे काम आते हैं कि नहीं आते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि अगर पेट में कीड़े लगने के कुछ लक्षण आ रहे हैं तो कच्चा लहसुन खा लो, काम आते हैं ये? जी, लहसुन में एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी होती है और ये बहुत माइल्ड होती है। लेकिन अगेन ये ऐसा नहीं है कि आप जो डीवर्मिंग मेडिसिन है उसको रिप्लेस कर सके। ठीक है। ऐसे ही पम्पकिन सीड्स को कहा जाता है कि इसको भी खाने से जो है वो कीड़े बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। जी, पम्पकिन सीड्स भी जो है वर्म्स को पैरालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगेन उनकी एक्टिविटी बहुत माइल्ड होती है। हम पूरी तरह से इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है। पपाया सीड्स के लिए है कि पैरासाइट कंट्रोल में मदद करता है और डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, तो खा सकते हैं इसको? पपाया सीड में पेपाइन होता है जिसमें कि एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक अच्छा एडजेक्टिव ट्रीटमेंट है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, बट हम कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आप इसको रेगुलर लेते हैं तो डेफिनेटली ये चांस है कि आपको वर्म इन्फेस्टेशन के चांसेस कम हो जाएंगे और हैवी वर्म्स नहीं होंगे। लेकिन ये पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं करते। जी जी। ऐसे ही जो है हल्दी, उसके लिए कहा जाता है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और कीड़ों को भी आपको निकालने में मदद करेगा। जी, इम्यूनिटी बढ़ाता है, कीड़ों को नंबर्स और उसका हैवी इन्फेस्टेशन को रोकता है। लेकिन इस पे पूरी तरह से आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है जी। एक लास्ट बोला जाता है, नाखून जितने छोटे पेट में कीड़े लगने के चांसेस उतने कम। बिल्कुल सही है ये? बिल्कुल सही बात है। ये हाइजीन प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि इचिंग से आपके नेल्स के नीचे सारे एग्स चले जाते हैं। एग्स बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते। तो ये यूजुअली अगर आप हैंड हाइजीन आपकी अच्छी है और आपके नेल्स अच्छे से आपने क्लीन काटे हुए हैं तो फिर आपको वर्म इन्फेस्टेशन का चांस कम हो जाएगा। तो हैंड हाइजीन पे हम लोग काफ़ी फोकस करते हैं कि जब भी आप बाहर से आएँ, जब भी आप खाना खाने जाएं या वॉशरूम के बाद अच्छे से सोप से अच्छे से हैंड्स को ज़रूर वॉश करें और अपने नेल्स अपने कट रखें। उसके अलावा पानी जो भी आप लें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी जो है बहुत साफ़ होना चाहिए। ऐसा कहते हैं आरओ का पानी या यूवी फिल्टर का पानी जो है वो सफिशिएंट होता है, या फिर आप बॉयल भी करते हैं तो सारे जितने भी वर्म्स हैं उनके जो एग्स हैं वो किल हो जाते हैं। यूजुअली जो कैंडल फिल्टर है वो उतना यूज़फुल नहीं माना जाता। हाँ, उसका जो पानी है वो आपको ट्रांसमिट कर सकता है। ऐसे ही जो हरी सब्जियां हैं या जो आप सैलेड वगैरह ले रहे हैं उनको भी आइडियली जैसे गर्म पानी में या जो नमकीन पानी है उसमें 15 मिनट तक अच्छे से रिंस करना चाहिए, वॉश करके तभी उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उससे भी कीड़े लगने का चांस रहता है। ऐसे ही जब भी आप बाहर जाएं तो नंगे पैर ना जाएं, हमेशा अपने स्लीपर्स या जो भी आप फुटवियर हैं उसको रेगुलर यूज़ करें। ठीक है। इसमें डॉक्टर जैसे हम लोगों ने अभी तक जिन चीज़ों पे डिस्कस मतलब जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की कि क्या है होम रेमेडीज़ एंड वो सारी चीज़ें, डीवर्मिंग पर आपने इतना एम्फेसिस किया, ऐसा कुछ है कि सबको एक बार अपने लाइफ टाइम में एक बार ये गोली खा लेनी चाहिए कि ताकि कीड़े लगने के चांसेस ना हो? जी, सबको एक बार ज़रूर खानी चाहिए। देखिए बच्चों में ऐसा कहते हैं कि जो हाई एंडेमिक जोन है उनमें ऐसा डीवर्मिंग का शेड्यूल रिकमेंड किया जाता है कि एवरी चाइल्ड आफ्टर 6 मंथ उसको डीवर्मिंग कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर हाइजीन अच्छी है तो आप 1 साल में भी कर सकते हैं। सेम गाइडलाइंस एडल्ट्स के लिए भी हैं कि अगर एडल्ट्स हैं और हाई एंडेमिक जोन में हैं तो 6 मंथ में या 1 साल में एक बार एल्बेंडाजोल ज़रूर खा लेनी चाहिए। इसमें जो डीवर्मिंग का पार्ट है तो क्या यही एक जो गोली है एल्बेंडाजोल यही सबसे इफेक्टिव होती है या और भी मेडिसिन आते हैं? यूजुअली जो डीवर्मिंग के लिए गाइडलाइंस हैं उसमें एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम या मेबेंडाजोल 500 मिलीग्राम ही रिकमेंडेड है।
लेकिन अलग अलग वर्म्स के लिए अलग अलग एंटी हेलमिंथ रिकमेंड की जाती हैं, बट ज़्यादातर जितनी भी वर्म्स हैं वो इन दोनों टैबलेट से कवर दोनों में से कोई एक टैबलेट से कवर हो जाते हैं। हाँ, तो अगर कोई खा रहा है तो सिर्फ सिंगल वो इंसान ही खाए या पूरे फैमिली मेंबर को एक बार डीवर्मिंग करा देना चाहिए? देखिए, अगर हम पिनवर्म की बात करें तो यूजुअली पूरी फैमिली को एक साथ ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक साथ ट्रीट नहीं करेंगे, अलग अलग टाइम पे भी करेंगे तो भी एक दूसरे से रीइन्फेक्शन होता रहेगा। तो जब भी हम ट्रीट करें तो पूरी फैमिली को एक साथ, पर्टिकुलरली हम पिनवर्म्स की बात करें, और दूसरे वर्म्स भी जो है वो फैमिली में हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग रिकमेंड यही करते हैं कि यूजुअली अगर है किसी को, एक को भी है, तो पूरी फैमिली को एक सिंगल टैबलेट ले लेना चाहिए, अदरवाइज री इन्फेक्शन एक दूसरे को हो सकता है। जी। अगर डीवर्मिंग के लिए कोई ये गोली ले रहा है तो एक बार बता दीजिए कि इसको लेने का सबसे सही तरीका, सही समय क्या है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? देखिए, सिंगल डोज एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल को लेने का सही तरीका ये है कि रात को खाना खाने के बाद अच्छे से चबा के उसको खाएं, और इसका यूजुअली सिंगल डोज से कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट ये है कि हाँ, जो छोटे बच्चे हैं, 1 साल से छोटे बच्चे हैं, या जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसमें यूजुअली हम लोग ये गोली नहीं देना चाहते। ठीक है जी। तो ऐसे में अगर कोई डीवर्मिंग के लिए जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, तो आपने कहा कि एक बार पूरी फैमिली को भी आप दे दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम लोगों ने अभी तक जो भी डिस्कस किया पेट में कीड़े को लेकर के, वो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। हम चाहते जाते जाते डॉक्टर एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज आप एक बार कंक्लूजन में ज़रूर बता दें कि क्या ऐसे 5-6 रेड फ्लैग्स देखे या बदलाव देखे तो आप एक बार कंसिडर करें कि कहीं पेट में कीड़े तो नहीं लगे हैं, और उसको सही तरीके से ट्रीट करना सही समय पर कितना ज़रूरी है, नहीं तो वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में क्या हो सकता है? देखिए, अगर किसी पेशेंट, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाइजीन प्रैक्टिसेस पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। हाइजीन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं तो आपको वर्म इन्फेस्टेशन होगा ही नहीं। अगर आप साफ़ पानी पी रहे हैं और आप जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो ले रहे हैं वो अच्छे से वॉश करके ले रहे हैं, अगर आप नेल्स कट कर रहे हैं, हैंड हाइजीन पे पूरा फोकस कर रहे हैं, और जो भी आप नॉन वेजिटेरियन फूड ले रहे हैं वो प्रॉपरली कुक करके ले रहे हैं, तो वर्म इन्फेस्टेशन का चांस नेग्लिजिबल हो जाता है, और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इवन आप डीवर्मिंग मेडिसिन ले भी रहे हैं, अगर आपकी हाइजीन प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आपको बार बार इन्फेक्शन होता रहेगा। तो इसलिए फोकस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है जो हाइजीन प्रैक्टिस पे होना चाहिए। उसके अलावा रेगुलर, क्योंकि हम हाई एंडेमिक जोन में रहते हैं, तो रेगुलर डीवर्मिंग भी करते रहना चाहिए, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली आपको वर्म इन्फेस्टेशन कहीं ना कहीं से कैच कर ही लेता है। फिर रेड फ्लैग्स कौन से होते हैं जिसमें कि आपको रिस्क होता है, जब आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, जब आपका वेट गेन ना हो रहा हो, जब आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप है और ईओसिनोफिल्स का लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब आपको वर्म इन्फेस्टेशन हो सकते हैं। आपको पेट दर्द बना हुआ है, बार बार डायरिया बना हुआ है, या ब्लैक स्टूल्स हो रहे हैं, या फिर मैंने जैसे बताया था कि कई बार जैसे राउंड वर्म्स की वजह से सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकता है। तो ऐसे में जब पेशेंट को सीवियर वॉमिटिंग है, सीवियर पेन है, तो ऐसे में डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए कि इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वर्म्स पेशेंट को हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जी, परफेक्ट। तो आई गेस इस सेशन में हम लोगों ने इस टॉपिक पर जो भी डिस्कशन किया है वो हम शायद हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपने बहुत ही आसान तरीके से सब चीज़ों को बताया, समझाया, सिम्टम्स क्या हैं, इलाज क्या है, जो आई गेस इस पूरे कॉन्वर्सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रही कि लोगों को एटलीस्ट ये पता चल गया कि हाँ, इसका इलाज अवेलेबल है, कैसे किया जा सकता है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। आई एम श्योर आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। जी, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर इस सेशन के जरिए आपको इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस पहुँची होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइफ। थैंक यू।